हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम सीडीपी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ जो सामने हमारे पास पेपर है ये यूटेट 2023 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन थे हमने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जरूर जाकर चेक कर लेना, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षा फॉर नौकरी को, और वेबसाइट भी जाकर आप सारे नोट्स को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये पार्ट 2 रहेगा इस वीडियो का, पार्ट 1 आप जाकर चेकआउट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। सीडीपी है भाई, ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2। यहाँ पर पेपर 2 की बात हो रही है भाई, बात क्लियर हो गई। और ये 2023 का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। चंद्रमा और सूर्य इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनाइए, यह किस प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्मरण आधारित, समझ आधारित, विश्लेषण आधारित या फिर सृजन आधारित है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको टॉपिक्स भी पता चलेंगे। जो मैंने टॉपिक्स वाली वीडियो बनाई थी तो देखना आप कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो देखो चंद्रमा और सूर्य इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनानी है। तो भाई आपको क्या करना है, एक नई चीज़ का निर्माण करना है। तो किसके थ्रू होगा, वो सृजन आधारित होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीडीपी में क्रिएटिविटी बेस्ड। क्रिएटिविटी का मतलब ही ये होता है कि जब आप कोई चीज़, नई चीज़ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक पोयम का निर्माण करना है, कविता का निर्माण करना है, जिसमें दो शब्द आपको दिए गए, चंद्रमा और सूर्य। तो ये कैसा प्रश्न हो गया, ये क्रिएटिविटी बेस्ड प्रश्न हो गया। ऊपर देखो क्या लिखा है, स्मरण आधारित। स्मरण आधारित इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्मरण का मतलब होता है याद करना, कि किसी प्रश्न को आपने याद किया और उसका आंसर कर दिया। समझ आधारित यानी कि आपने समझा चीज़ों को। और तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर विश्लेषण आधारित। विश्लेषण का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर बोला जाता है चंद्रमा और सूर्य, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो वो आप जब लिखते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको खोलकर सारी चीज़ें उसके बारे में लिखते हैं विस्तार से, कि चंद्रमा इतना बड़ा है, सूरज पृथ्वी से इतनी दूरी पर है, सूर्य पृथ्वी से इतनी दूरी पर है, सूर्य की ये विशेषताएं। तो वो क्या हो गया, आपका विश्लेषणात्मक हो गया। यहाँ क्या करना है, आपको सृजन करना है, नई चीज़ का निर्माण करना है। और इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पे, कि बच्चों को क्रिएटिव बनाओ। बच्चे क्रिएटिव होंगे तो बच्चे जो है नई चीज़ का निर्माण करेंगे। बात क्लियर हो गई। इस नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष का एक उदाहरण है। संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव, आपसे पूछा गया कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा एक उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, दूसरों की सहायता करना, तदानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, अंतर व्यक्तित्व कौशल या अवधारणाओं की व्याख्या करना। तो देखो कॉग्निटिव का मतलब क्या है, संज्ञान, यानी कि मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो संज्ञानात्मक कहलाती हैं, कॉग्निटिव डोमेन। तो राइट आंसर क्या है आपसे, ऑप्शन नंबर डी। देखो अवधारणाओं की व्याख्या करना, किसके माध्यम से करेंगे आप, अवधारणाओं की, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को समझाना। जैसे अभी मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये क्या मस्तिष्क से रिलेटेड है, मैं अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, अवधारणाओं की व्याख्या करना। कैसा डोमेन है, कैसा पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं कि भाई दूसरों की सहायता करना। तो दूसरों की सहायता करने में आपका कहीं भी संज्ञानात्मक पक्ष तो नहीं लग रहा। आप क्या करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। थर्ड आता है अंतर्व्यक्तित्व कौशल। अंतर्व्यक्तित्व कौशल का मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि जब आप, जैसे भाषा हो गई, आप दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप चलता है वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष काम नहीं कर रहा है, इसमें आपके वोकल स्किल्स काम कर रही हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका अभिष्ट उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 20। शिक्षक को विद्यार्थियों का आकलन किस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से करना चाहिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि जो टीचर्स होते हैं वो क्लासरूम में बच्चों का आकलन, कि बच्चों ने कितनी लर्निंग कर ली है, किस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट पर आधारित प्रश्न के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या निबंध आधारित प्रश्न, या उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग चूज करेंगे। सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि इन सारी प्रश्नों का इस्तेमाल करके जो टीचर है वो बच्चे का आकलन कर सकता है। अब कोई भी अगर एक यहाँ पर विधि का इस्तेमाल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर केवल टीचर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का इस्तेमाल करता है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सही से आंसर ना कर पाएँ, या वो उसको आंसर करने में वीक हों। हो सकता है कि वो लिखने में, यानी कि रिटन
रिटन आंसर्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। जैसे निबंध आधारित प्रश्न हो गया, निबंध आधारित प्रश्न का मतलब क्या है कि आप अपने आंसर्स को व्यापक रूप से बताने में सक्षम हैं, ना ही कि शॉर्ट। तो हर एक व्यक्ति की, हर एक स्टूडेंट की, हर एक बच्चे की आकलन करने का तरीका, बच्चे को आकलन करने का तरीका अलग अलग होना चाहिए, ना ही कि एक ही प्रश्नों के माध्यम से। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। देखो सी क्या बोलता है, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण योजना बनाने की आवश्यकता। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, डिसेबिलिटी वाले सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा और डिसेबिलिटी, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पर रहेगी। इसमें मैं कुछ थ्योरी पॉइंट्स ऐड ऑन करूंगा, साथ साथ इसमें MCQs भी ऐड करूंगा। डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन पर थ्योरी प्लस MCQs के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मिस मत करना भाई, क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी आपको हेल्प मिलेगी पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इन पेपर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपकी एक स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको मिस कर सकते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर CTET का सिलेबस और UTET का सिलेबस सेम है क्या? काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, CTET का जो लेवल होता है ना, उसमें काफ़ी इजी लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से CTET को क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना UTET के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को हाई करके पूछा जाता है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अपने अटेंटिव नहीं रहे हो क्लास में, तो हो सकता है कि आप इसको मिस कर जाएं, UTET को मिस कर जाएं। CTET हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन UTET को मिस कर जाएं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझना, कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण योजना की आवश्यकता बनाना, ये विकल्प यहाँ पर सही है। क्यों सही है कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं या फिर स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, उनके लिए एक प्लान डेवलप किया जाता है जिसको बोलते हैं IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। बच्चे की दिव्यांगता को देखते हुए एक अलग तरीके का एक प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, जिसमें बच्चे के हिसाब से सारा सिलेबस रखा जाता है, किस प्रकार की उसको टीचिंग देनी है, किन मेथड्स के थ्रू उन्हें पढ़ाना है, और क्या क्या हम स्कूल के कैरिकुलम में बदलाव कर सकते हैं। तो वो सब क्या की चीज़ किस में आता है, IEP में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे की समझ को आकलित करने के लिए सबसे अच्छा होगा? आपको बताना है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को मेज़र करने के लिए, एसेस करने के लिए कौन सा क्वेश्चन अच्छा होगा। सूरज किस दिशा से निकलता है, 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, ये कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूख जाते हैं। आपको क्या आकलन करना है, बच्चे का समझ को देखना, अंडरस्टैंडिंग को देखना। तो यहाँ देखो सूरज किस दिशा में निकलता है, तो सिंपल आंसर क्या वन वर्ड में क्या आ जाएगा, ईस्ट। पता है कि बच्चा याद भी कर लेगा ना तो भी इसका आंसर कर सकता है। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, इजीली वन वर्ड में आपको बता सकता है बच्चा, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है यहाँ पे। भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है भाई, जो करंट होंगे उनका नाम बता देगा, जैसे मोदी। तो ये क्या हो गया भाई, वन वर्ड हो गया, बच्चे ने याद कर लिया, इसमें कोई समझ नहीं है बच्चे की, लर्निंग हो गई यहाँ पर, रोट मेमोराइजेशन हो गया। ऑप्शन डी देखो, धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, तो इसके पीछे क्या है भाई, एक तर्क है, एक लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक दिया जाएगा तो बच्चे की अवधारणाएं समझ में आएंगी। तो इसलिए क्वेश्चन, इसलिए ये ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 23, निम्नलिखित में से सृजनवाद का सिद्धांत क्या है। सृजनवाद का मतलब क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्टिविज्म, किसी चीज़ का निर्माण करना। सीखने में शिक्षक की एक ही भूमिका महत्वपूर्ण है, ज्ञान का सृजन नहीं किया जा सकता है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को बच्चे को रटने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से बच्चे में संरचनावाद को प्रेरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी तो आप सबसे पहले हटा दो, बिल्कुल हटा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि रटने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसे हमें कभी नहीं करना। एक शिक्षक के रूप में हमें बच्चों को कभी भी रटने के लिए प्रेरित नहीं करना, समझ पर प्रेरित करना है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि चाइल्ड अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ज्ञान का सृजन नहीं किया जा सकता, गलत है, ज्ञान का सृजन किया जाता है। सीखने में शिक्षक की ही भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। शिक्षक के साथ साथ जो विद्यार्थी है उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू है, ऐसा नहीं है कि शिक्षक ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सत्य है, आपसे पूछा गया है। विकास बोले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ठीक है, 2 टॉपिक हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखो पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये इंक्लूड कर दिया है, तो ये हमें पढ़ना है आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्या राइट आंसर है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही आंसर है भाई। विकास के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। शरीर के अंगों तथा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को विकास कहते हैं, बिल्कुल नहीं। विकास का मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ का किया जाता है। ग्रोथ क्या होती है भाई, वृद्धि क्या होती है, यानी कि शारीरिक रूप से फिजिकल टर्म्स में जब इंक्रीमेंट होता है, लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है शरीर की, तो वो ग्रोथ में आ जाता है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है विकास, मस्तिष्क का विकास होना, आपकी स्किल्स में कुछ इंप्रूवमेंट होना, आप स्किल लर्न करते हो, तो वो सब क्या है, ग्रोथ के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से स्थूल पेशीय कौशल कौन सा है, ये आपको बताना है भाई कि निम्नलिखित में स्थूल पेशीय कौशल क्या है। ओके, स्थूल पेशीय कौशल का मतलब क्या होता है, मोटर स्किल्स कौन कौन से हैं ये आपको समझाना है। ए, उछलना व कूदना, ब्लॉक करना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, या फिर दौड़ना। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मोटर स्किल्स, जिसमें आप अपनी फिजिकल गतिविधियों को, शारीरिक गतिविधियों का इस्तेमाल कर सकें। तो 1, 3 एंड 4, 1 में क्या है, उछलना व कूदना, बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या है, सीढ़ियों पर चढ़ना, इसमें भी आपकी शारीरिक गतिविधि हो रही है। फोर्थ में क्या हो रहा है, दौड़ना, इसमें भी शारीरिक गतिविधि हो रही है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, ब्लॉक बनाना, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, भाई इसमें आपकी शारीरिक गतिविधि नहीं है। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब क्या है, जो जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, पेशियां, स्थूल पेशियों का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 26, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाय। तो ये ऑलरेडी पहले भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन, सीडीपी में ही आया, पेपर 1 में ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है, पेपर 1 में या पेपर 2 में, अभी जो मैंने कराया। अभी फिलहाल हम 2023 का ही पेपर डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 में। तो थ्रोंगडाइन के द्वारा दिया गया, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या फिर टॉलमैन के द्वारा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पीछे पूछा गया है इसी पेपर में। तो देखो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है, ऑप्शन नंबर सी, जो स्किनर है, बीएफ स्किनर है, इनके द्वारा दिया गया है। और मैंने ये आपके सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन किए थे। थ्रोंगडाइन्स ने क्या दिया है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, ठीक, निरंतरता का नियम, अभ्यास का नियम, ये किसके द्वारा दिया गया है, थ्रोंगडाइन के द्वारा। पावलोव के द्वारा क्या चीज दी गई है भाई, स्टिमुलस रेस्पॉन्स की जो थ्योरी है वो पावलोव ने दी है। स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने क्या दिया है भाई, रेनफोर्समेंट, जिसमें क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो आती है। टॉलमैन ने हमारा क्या दिया है, टॉलमैन ने हमें बताया है संज्ञानात्मक जो बिहेवियर है उसके बारे में टॉलमैन ने बताया। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टीएटी क्या है ये आपको बताना है। टीएटी अभिक्षमता परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, या फिर रुचि परीक्षण है। तो राइट आंसर है टीएटी भाई, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसको आप ध्यान रखना, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, माता पिता, विद्यालय, ए और बी दोनों, या फिर गुणसूत्र। तो गुणसूत्र आपको पता है कि भाई जीन्स क्या होती है, वंशानुक्रम में बात की जाती है जब हेरिडिटी में कोई चीज मिलती है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सामाजिक, सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही है, सामाजिक विकास के में। तो सामाजिक विकास में माता पिता प्लस विद्यालय दोनों ही योगदान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, पुरस्कार संरचना, पारस्परिक संप्रेषण, या फिर पारस्परिकता। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, देखो तीनों के तीनों सही रहेंगे। प्रतिस्पर्धा, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, यानी कि कॉपरेशन और कंपटीशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। देखो पुरस्कार संरचना भी क्या कराती है, अगर हम रिवॉर्ड देते हैं तो उसमें क्या चीज बढ़ती है, अगर हम 4 बच्चों में एक रिवॉर्ड दें कि भाई जो विनर होगा उसको हम एक रिवॉर्ड देंगे, एक पुरस्कार देंगे, तो उससे भी हमारे अंतर्गत क्या आती है भाई, देखो ये कॉपरेशन, कंपटीशन की भावना डेवलप होगी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी और रेसिप्रोसिटी में भी, यानी कि पारस्परिकता में। तो तीनों के तीनों आ जाएंगे भाई इसमें ये ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई जेंडर बाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे गर्ल और बॉय, ठीक है, ये क्या हो गए, 2 जेंडर हो गए। अब इसको किस तरीके से समाज में देखा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि अब यहाँ पूछ लिया गया सीधा सीधा कि जेंडर क्या है, पुरुष
होने का जैविक आयाम जेंडर कहलाता है, महिला होने का जैविक आयाम जेंडर कहलाता है, पुरुष या महिला होने का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संस्कृत आयाम पुरुष और महिला होने का जैविक आयाम। तो देखो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। जेंडर से हम क्या समझते हैं यहाँ पर, पुरुष और महिला होने का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम को यहाँ क्या कहा जा रहा है, जेंडर कहा जा रहा है। अगर हम जेंडर की बात करें तो हम किस चीज में विभेद कर देते हैं, हम किस चीज में हमारा दिमाग चला जाता है, गर्ल या फिर बॉय में चला जाता है, सामाजिक संस्कृत आयाम और या फिर मनोवैज्ञानिक आयाम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब आप यहाँ पर कहोगे बहुत सारे लोग कि बायोलॉजिकल डायमेंशन होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देखो, बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ बीइंग मेल ये केवल किस पर फोकस कर रहा है, केवल मेल मेल पर फोकस कर रहा है। दूसरा ऑप्शन किस पर फोकस कर रहा है, केवल फीमेल फीमेल पर फोकस कर रहा है। और तीसरे में क्या कह दिया कि केवल बायोलॉजिकल डायमेंशन यानी कि जैविक ही आयाम है पुरुष और महिला होने का। तो देखो जेंडर की जब हम बात करेंगे तो लिंग की अगर हम बात, जेंडर और लिंग दो तरीके से आ जाता है हमारे पास कि आपको ये बताना है। तो यहाँ बात हो रही है व्यापक रूप में कि पुरुष या महिला होने का एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संस्कृत आयाम, वो जेंडर कहलाता है यहाँ पर हमारा, ना ही कि हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे भाई हमारे रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस जिसमें हमने प्रीवियस ईयर को डिस्कस किया। 2023 का पेपर है, पेपर नंबर 2 था ये। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो हमारी थ्योरी वाली वीडियो रहेगी। किस पर रहेगी भाई, डिसेबिलिटी वाले पर रहेगी। टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं किया तो जरूर कनेक्ट कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देना यूटेट प्रिपरेशन के लिए। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।